हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अपनी 5 क्लास पूरी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप रेगुलर उनको देख रहे होंगे। दोस्तों, ये बड़े शॉर्ट में और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से तैयार की गई क्लासेस हैं और ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगी अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें। साथ ही साथ ये आरओ एआरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो हमारी क्लासेस में उसमें 2 टॉपिक हैं, एक तो संविधान के स्रोत, दूसरा संविधान की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय व्यर्थ किए। चलिए, आज की हमारी जो है क्लास है, क्लास 6 है और सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। दोस्तों देखिए, जब संविधान हमारा बना तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो भारत शासन अधिनियम था 1935, ज़्यादातर जो प्रावधान थे उसी के लिए गए थे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जिन्होंने संविधान बनाया और जो इसके प्रारूप के सदस्य थे और इसमें जो अन्य सदस्य थे जो इस पर काम कर रहे थे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद, तो इसमें अलग अलग देशों के कई जो है अलग अलग देशों के कई जो उनके आर्टिकल्स थे वो लिए गए, जो उनके जो अच्छी चीज़ें थी वो इसमें लेगी गई। तो कई देशों के जो संविधान पढ़ने के बाद तब हमारे ये संविधान बनकर तैयार हुआ। और हमारे संविधान की जो विशेषता और खूबी है वो ये है कि इसमें सभी चीज़ों का समावेश है। सभी जो कह सकते हैं कि सभी जो देश हैं, कई देशों के जो संविधान हैं उनके जो है जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका समावेश है इसमें। तो अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी और 14 भाषाएं रखी गई थी। ठीक है, जब संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 14 भाषाएं थी। इसके बाद वर्तमान में जो है 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के द्वारा, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे अनुच्छेद अगर हम 4 की बात करें जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो अनुच्छेद है हमारे जो टोटल हैं वो 395 ही हैं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के द्वारा उसमें एडिशन जो किए गए हैं, अगर उनको लगा दें तो लगभग 470 जो है अनुच्छेद हैं। और ये इसके बाद अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, 22 भाषाएँ बोली जाती हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हैं, जो कि पहले कितनी थी? 8 थी। अब इसमें देख लेते हैं कि विभिन्न देशों से हमने इसमें क्या क्या प्रावधान लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं? इंग्लैंड से हमने प्रावधान लिए हैं, एक तो इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय शासन, मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान, सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो इकहरी नागरिकता और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इंग्लैंड से हमने ये लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार किससे लिए हैं हमने? अमेरिका से लिया है न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र जो टर्म्स है वो कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, संविधान यानी कि राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये राष्ट्रपति है। संघात्मक शासन के प्रावधान। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र से तात्पर्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा उसका पद वंशानुगत तो नहीं होगा भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। कनाडा से क्या लिया है? संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, अति विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन रखी गई हैं। अति विशिष्ट शक्तियाँ कौन सी? जैसे कि आपकी रक्षा, जैसे कि आपकी वैज्ञानिक अनुसंधान,
ठीक है, तो ये किसके अधीन रखी गई है? केंद्र के अधीन रखी गई है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना। तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना ये किसके प्रावधान के अधीन, किस देश के प्रावधान के अकॉर्डिंग है? कनाडा। नंबर 5, रूस या सोवियत संघ, जो कि अब नहीं रहा। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। किससे ली गई हैं? रूस से ली गई हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? एक तो नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना, यानी कि जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, वो किस देश के थ्रू लिए गए हैं? आयरलैंड के थ्रू। नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देख लेते हैं आगे जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। अब दोस्तों ये देखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम था। संविधान में इसके लगभग 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। यानी कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें कि जो इसके 3 में से 2 हिस्से हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? एज इट इज़ 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये थी हमारे जो संविधान के स्रोत थे वो। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है। क्या है? मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 470 अनुच्छेद, 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। ठीक है, अब इनको जानते हैं, टर्म्स क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। भारत का संविधान विशेष कानूनी सुचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 हिस्से थे। ठीक है, यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में भारत का संविधान 470 लगभग अनुच्छेद और 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए, जैसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं और की क्या विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं, संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, यानी कि संघ और राज्य के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान है। भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। यह संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मेलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को नए राज्य गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, संविधान के स्रोत हैं, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं। जो विभिन्न देश हैं उनके प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं और उनकी जो उपयुक्तता को देखते हुए देश की उसके जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उपयुक्तता और ज़रूरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान का संरचनात्मक जो भाग है वो भारत सरकार अधिनियम, जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार, 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसका उसी से बिल्कुल एज इट इज़ ले लिए गए हैं। और जो इसका तीन में से जो 2 हिस्से हैं वो इसके बिल्कुल इसी के प्रावधानों के अनुसार है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। कठोरता और लचीलापन, भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। कठोर और लचीला क्या अर्थ है? यानी कि जो उसमें संशोधन बहुत आसानी से भी नहीं किए जा सकते और उनको संशोधन करना बहुत कठोर भी नहीं है। तो इसको इस तरह की प्रक्रिया इसमें है कि इसको कह सकते हैं कि ना तो ये कठोर है और ना ही ये लचीला है। धर्मनिरपेक्ष देश से क्या अर्थ है? भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण, समान
और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध करेगी। देखिए सीधे सीधे से ऐसे समझिए कि हमारे देश में जो हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि ऐसा नहीं कि इसमें किसी विशेष देश को बढ़ावा मिलेगा, हम किसी विशेष देश के विशेष धर्म को बढ़ावा मिलेगा, हम किसी विशेष धर्म के जो है उसमें नहीं है, उपलक्ष्य में नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि जहाँ सभी धर्मों का आदर होता हो, जहाँ सभी धर्मों का हमारे देश में समान संरक्षण होता हो, और इसके अलावा सरकार जो सभी धर्मों के लिए उनके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, ऐसा नहीं कि उनमें असमानता हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। यानी कि भारत क्या है, एक संघीय राष्ट्र है। सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए, भारत में सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो किसके ऑर्डर से या किसके साइन से कार्य करेगा, किसके बिहाफ पे जो है कार्य करेगा? राष्ट्रपति महोदय के आधार पे। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। देखिए दोस्तों, कई जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, अमेरिका। तो अमेरिका में जो स्टेट है उसकी नागरिकता अलग है, और जो देश है वो जो अपने आप में जो देश है उसकी नागरिकता अलग है। यानी कि वहाँ पर 2 नागरिकता हो सकती है, दोहरी नागरिकता हो सकती है, जो है डबल नागरिकता जो वहाँ पे हो सकती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अगर जो केंद्र की नागरिकता होगी वही किसी भी राज्य में हम चले जाएँ, वो सब एक जगह ही होगी, एक जैसी ही होगी। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है, यानी कि सबसे ऊपर यही है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान आता है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए हैं? जजों का जैसे कार्यकाल और उनकी सुरक्षा और सेवा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसके लिए हैं? वो राज्य के लिए हैं। यानी कि राज्य ऐसे कानून बनाने की कोशिश करे जो समाजवादी हो, और जो मतलब इस तरह के हो जो उसके जनता के भी हित में हो और राज्य के भी हित में हो। ठीक है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 50 में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है। मौलिक कर्तव्य। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि ऐसे अधिकार जिनके हनन के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कोई इनका हनन करता है, चाहे वो स्वयं सरकारी क्यों ना हो, तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके साथ में हमें समझना होगा कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। यानी कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख है। अब वो कर्तव्य कौन से हैं और या वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। अभी हम बता रहे हैं कि जो इसकी विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है। तो हम ऐसे कर्तव्य जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A या भाग 4 के बनाया गया, और अनुच्छेद 51A या 51 के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए। कितने 10 कर्तव्य शामिल किए गए? 10 कर्तव्य। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात को याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी है। सार्वभौम व्यवस्थित मताधिकार। हमारे यहाँ क्या है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, देखिए हमारे यहाँ जाति, धर्म, वंश, लिंग या साक्षरता के आधार पर ऐसा नहीं है कि इनके भेदभाव किए बिना मत देने का सभी को अधिकार है। सीधे सीधे मतलब इसका ये है कहने का कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जाति, धर्म या वंश या लिंग, साक्षरता के आधार पर मत दिए जाते हो। इनके भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार है। यानी सभी यहाँ पर मत दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी विशेष जाति का है, विशेष वंश का है, विशेष लिंग का है,
तो वही या कोई साक्षर है तभी वो मत देगा, ऐसा नहीं है। इन सभी के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार है। आपातकाल के प्रावधान। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो संविधान है उसमें एक चीज़ बात लिखी गई है कि विशेष परिस्थितियों में चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो किसी राज्य विशेष में हो या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो या पूरे देश में हो, तो अगर कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं, आपातकालीन स्थितियाँ आ जाती हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है कि वो संसद की बैठक बुला के आपातकाल और संसद की जो कार्यवाही है उसको पूरा करके अपना वहाँ पर किसी भी विशेष क्षेत्र में या पूरे देश में, संपूर्ण देश में जो है आपातकाल लगा सकता है। यह वित्तीय आपातकाल भी हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। यानी कि किसी राज्य में अगर आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी जो सारी शक्तियाँ हैं, उस पर जो सारा जो रूल्स रेगुलेशन चलेंगे वो किसके चलेंगे? केंद्र सरकार के चलेंगे। किसके चलेंगे? केंद्र सरकार के चलेंगे। ज़रूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों में या पूरे देश में लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया। इस प्रकार भारत का संविधान सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों, सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। इन शक्तियों और अधिकारों के कमजोर पड़ने की किसी भी संभावना को देखते हुए संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने, संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने या इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी कि इन सभी को जो देखने वाला है कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी तरह का कोई जो चेंजेस होता है या उसमें लगता है कि कुछ ही संविधान में जो है जो मौलिक अधिकारों या किसी इनकी जो शक्तियों का जो है कुछ गलत यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर खड़ा है। चलिए, तो आज के जो हमारे लेक्चर थे इसमें हमने दो चीज़ देखी। एक तो हमने देखा संविधान के स्रोत और दूसरा हमने देखा संविधान की विशेषताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़े सरल भाषा में आपको समझ में आ गए होंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं आगे जो क्लासेस हैं उसमें भी बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएं और आप जो है परेशान ना हो। तो आगे भी जो क्लासेस हैं वो ऐसी आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही था। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।